ऑडियो इक्विपमेंट्स में दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने वाली JBL, बड़े बड़े गिटारिस्ट्स, बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े रॉक स्टार्स के स्टूडियोज में अपने स्पीकर लगाने वाले, दुनिया के एक से एक जबरदस्त सिनेमा घर में अपने स्पीकर लगाने वाली JBL के ओनर को पैसे की तंगी की वजह से अपनी जान खुद ही लेनी पड़ी थी। आइए सुनते हैं JBL की कहानी और साथ ही देखते हैं रेडियोज से JBL का क्या लेना देना रहा। साथियों नमस्कार। जब मैंने JBL का स्पीकर लिया, असल में मैं इससे महंगा स्पीकर लेना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मैंने ये लिया JBL का लोअर एंड का स्पीकर। और किसी भी कंपनी के बारे में आपको पता लगाना हो कैसी है, उसका कोई लोअर एंड का प्रोडक्ट उठा लीजिए और उसमें वो कितना क्वालिटी दे रहे हैं आपको पता चल जाएगा। जब मुझे ये स्पीकर बहुत अच्छी क्वालिटी वाला लगा तो मैंने JBL का इतिहास खंगाला और मुझे दिखा कि इसका इतिहास तो रेडियो से जुड़ा हुआ है। तो मैंने और इसके इतिहास को खंगाला और मैंने देखा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। तो आज मैंने आपके लिए इस JBL के Go3 स्पीकर के रिव्यू वीडियो को लाने से पहले JBL की कहानी लाई है आप लोगों के लिए। JBL की फुल फॉर्म है जेम्स बुलो लैंसिंग। ये एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। JBL का हेडक्वार्टर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया USA में है, जहां हॉलीवुड भी है। JBL को अब ऑन करती है हरमन इंटरनेशनल, हरमन सिस्टम्स जो म्यूजिक सिस्टम्स है जिनका हमने बहुत नाम सुना है वो, और हरमन को ऑन करती है सैमसंग। तो देखिए सीधा JBL का कनेक्शन सैमसंग से है। इसको 1946 में जेम्स बुलो लैंसिंग ने स्टार्ट किया था। और ये जो जेम्स बुलो लैंसिंग है, कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। उनके बचपन के कुछ कारनामे सुनिए। 1902 में जन्मे जेम्स, उन्होंने अपने छोटी आयु में ही क्रिस्टल रेडियो सेट बना लिया था। इसके साथ साथ उन्होंने रेडियो ट्रांसमीटर बना लिया था। इनफैक्ट उनके ट्रांसमीटर की धर पकड़ करने नेवी को आना पड़ा था। जेम्स एक इन्वेंटर थे। बचपन से ही उनका माइंड जो है वो इस प्रकार की टेक्निकल चीज़ों में बहुत अच्छे से चलता था। इसी के चलते उन्होंने एक रेडियो स्टेशन पर इंजीनियर का काम किया और एक रेडियो कंपनी के साथ भी उन्होंने काम किया। वहाँ पर उनकी भेंट केन डेकर नाम के व्यक्ति से हुई, दोनों में मित्रता हो गई। जेम्स का दिमाग इंजीनियरिंग में चलता था, केन का दिमाग जो है वो बिजनेस में चलता था। और फिर दोनों ने तय किया कि खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे और वो कैलिफोर्निया में आ गए, जहाँ उन्होंने कुछ रेडियोज़ के लिए स्पीकर बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। कंपनी का नाम रखा गया लैंसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और ये 6 से 8 इंच के स्पीकर बनाया करते थे छोटे मोटे रेडियो कंपनीज़ के लिए। जेम्स और केन के लिए करियर डिफाइनिंग मोमेंट्स तब रहे जब MGM तो आप जानते ही होंगे, USA में फिल्म्स से जुड़ी सबसे बड़ी कंपनी रही है, मेट्रो गोल्डविन मेयर। MGM जो साउंड सिस्टम उनके पास थे उनसे खुश नहीं थी, बेटर साउंड सिस्टम सिनेमास थिएटर्स वगैरह के लिए बिल्ड करना चाहती थी। और उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया, एक साथ काम करवाया, जिनमें लैंसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी थी। MGM जो कि 1924 में शुरू हुई थी, उन्होंने 1933 में सिएरा हॉर्न नाम से एक म्यूजिक सिस्टम डेवलप किया सिनेमा हॉल्स के लिए। इस सिस्टम के कॉम्प्रेस और बेस ड्राइवर्स यानी बेस पैदा करने वाले स्पीकर जो है, या दूसरा जो मेन स्पीकर जो था, वो स्पीकर्स बनाने का कार्य लैंसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने किया। इसी के साथ साथ इन्होंने इस कंपनी ने एक और सिस्टम डेवलप किया जिसको आइकॉनिक बोलते थे। वो 2-वे स्पीकर सिस्टम था, सिनेमाज के लिए था वो भी। तो इस प्रकार लैंसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ठीक दिशा में आगे बढ़ रही थी, किंतु भाग्य को ये मंजूर न था। 1939 में केन डेकर जो थे उनका देहांत हो गया। वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए जिसको वो स्वयं ही उड़ा रहे थे। अब इंजीनियरिंग के कामों के साथ साथ बिजनेस का जिम्मा जो है वो सब जेम्स पर आ पड़ा, और वो इन चीज़ों में माहिर नहीं थे। फाइनेंशियल दिक्कतें आने लग गई और 1941 आते आते उनको एक कंपनी, एक दूसरी एलटेक नाम की कंपनी को बेचनी पड़ी, और नई कंपनी का नाम रखा गया एलटेक लैंसिंग। साथ ही इस कंपनी ने जेम्स को रख लिया, किंतु उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि 5 वर्षों तक वो अपने ही नाम से कोई नई कंपनी स्टार्ट नहीं करेंगे। अब एलटेक के साथ और जेम्स का बाद में इन नामों पर जो है वो बड़ा लफड़ा रहा। जैसे ही जेम्स ने 5 साल वहाँ पूरे किए, उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, तुरंत उन्होंने अपनी अलग से कंपनी खड़ी करी। नाम रखा गया जेम्स बी लैंसिंग इंक। और यही कंपनी अनेक लफड़े झगड़ों के बाद और एलटेक लैंसिंग से अनेक जो है विवादों के बाद जो है इन दी एंड JBL कहलाई।
जेम्स ने 1946 में कंपनी को स्टार्ट तो कर दिया, किंतु वो इसको सही दिशा, सही रफ्तार नहीं पकड़वा पाए। कंपनी जो है वो अनेक प्रकार के संकटों से उलझती रही, फाइनेंशियल क्राइसिस में चलती रही और इस सब से दुखी होकर 1949 में 47 वर्ष की आयु में जेम्स ने आत्महत्या कर ली। अब यहाँ से शुरू होती है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। जेम्स एक बीमा करवा चुके थे अपने जीते जी, और उन्होंने ये लिखा था अपनी विल में कि मेरी यदि मृत्यु हो जाए तो बीमे के जो पैसे हैं वो इस कंपनी को ही मिल जाए। यानी देखिए, उस कंपनी जिसको उन्होंने बनाया, कितना प्यार करते थे वो। उनकी मृत्यु के बाद कंपनी आ गई उसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बिल थॉमस के हाथों में, और जो बीमे से पैसा मिला था उस पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाना शुरू किया, और फिर अगले 2 दशकों में जो है इस कंपनी को विश्व की लाउड स्पीकर्स वगैरह बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार कर दिया। जो स्पीकर्स बनाए, जो प्रसिद्ध मॉडल रहे, उनके नामों पर आने से पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं बिल थॉमस ने इसके अलावा क्या किया। 1969 में बिल थॉमस ने इस अपनी कंपनी को, JBL को, जर्विस कॉरपोरेशन को बेच दिया, जो कि आगे चलकर हरमन इंटरनेशनल बनी। वैसे हरमन इंटरनेशनल जो है इसकी शुरुआत 1953 में हुई थी और प्रारंभिक नाम जो था वो हरमन कार्डन था। इसी हरमन इंटरनेशनल को 2016 में कुछ हद तक और फिर प्रॉपरली 2017 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक्वायर कर लिया। JBL के शुरुआती मॉडल रहे थे D101 और D175, 15 इंच के स्पीकर्स थे ये, किंतु जब उन्होंने D130 स्पीकर निकाला 15 इंच का तो ये इंस्टेंट हिट हो गया। अनेक सालों तक ये स्पीकर जो है बनाया गया, पूरी दुनिया में इसका नाम। आगे चलकर JBL ने पैरागॉन और हार्ट्सफील्ड नाम के बहुत प्रसिद्ध स्पीकर निकाले, ये भी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे। अलग अलग रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ के लिए स्टूडियो मॉनिटर निकाले, जिसमें 4320 जो है वो एक मेजर सक्सेस रहा वर्ल्ड वाइड। 60 के दशक में, 70 के दशक में, उस समय कंपनी ने अपने पीक टाइम्स देखे। हर मेजर जो म्यूजिक प्रोड्यूसर था उनके रिकॉर्डिंग रूम्स में स्पीकर रहते थे, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में स्पीकर रहते थे। यदि कोई लाइव कंसर्ट करने जाता था बड़े से बड़ा तो वहाँ JBL के स्पीकर होते थे। आधे सिनेमा घरों में JBL के स्पीकर लगते थे। महंगी कारों में JBL के स्पीकर लगते थे। दुनिया भर में JBL के स्पीकर्स का एक नाम रहा, क्वालिटी का दूसरा नाम रहा JBL। 70 के दशक में JBL ने एक स्पीकर निकाला था L100, और यकीन मानिए आज तक भी जो म्यूज़िक के कदरदान हैं, म्यूज़िक हैवी हाई एंड म्यूज़िक सिस्टम्स को इकट्ठा करने वाले हैं, वो L100 के पुराने ओरिजिनल वर्जन की तलाश में रहते हैं। इसके साथ साथ एक और हिट स्पीकर निकाला गया 4310। इसके बाद एक से एक इस प्रकार लेजेंडरी स्पीकर्स, कोई हाई एंड के, कोई मिड यूज़ के, कोई होम सिस्टम्स थे, कोई प्रोफेशनल सिस्टम्स थे। JBL का हर तरफ नाम रहा। 80 के दशक में उन्होंने टाइटेनियम ट्विटर्स निकाले। उन स्पीकर्स में जो बीच में वो मेटल का सा चमकता है, वहाँ टाइटेनियम का प्रयोग किया। JBL ने अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स को हायर किया और बहुत अच्छे इनोवेशंस करवाए। क्वालिटी अपने प्रोडक्ट्स में हमेशा दी और इनोवेशन भी। धीरे धीरे बदलते समय के साथ कंपनी ने खुद को बदला और आज कंपनी जो है वो ब्लूटूथ स्पीकर्स या साउंड बार्स और बहुत दूसरे प्रकार के मॉडर्न जो साउंड सिस्टम्स हैं उनमें इन्वॉल्व है। तो ये थी JBL की कहानी। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।